वेलकम टू द लवली रीडर। हम सब बैंकों में अपने रुपये को जमा करते हैं। यही बैंक हमें इन रुपयों पर ब्याज भी देते हैं। आपने कभी सोच के देखा है कि बैंक खुद के लिए कैसे रुपये कमाते हैं? आइए हम समझते हैं इन बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है, ये बैंक काम कैसे करते हैं और आप खुद का बैंक कैसे खोल सकते हैं। इस देश का कोई आम नागरिक क्या खुद का भी बैंक खोल सकता है? Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. El trabajo mejor pagado de... थोड़ा सोच के देखिए, बैंक आपके रुपयों के साथ करते क्या हैं। ऐसा तो है नहीं बैंक ने आपसे रुपया लिया और लॉकर में रख दिया ताकि रुपये लॉकर में सेफ रहे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, सच्चाई में नहीं होता। बैंक आपके रुपयों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने में। उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसी से इनकी कमाई होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एक बैंक जिसके एक ही ग्राहक हैं जो हैं आप। इसमें 1000 रुपये जमा करते हैं। ये बैंक आपको 4% ब्याज देता है। आजकल सेविंग अकाउंट में यही दर चल रहा है। ये प्रति वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ब्याज दर अलग अलग बैंकों के अलग अलग भी हो सकते हैं। अमूमन ये दर 4% से 6% के बीच होते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ हम 4% ब्याज दर मान के चलेंगे जो बैंक आपको देती है। ठीक इसी तरह बैंक से आप लोन लेने के लिए जाते हैं, जैसे होम लोन, बिजनेस लोन या कार लोन। ये तकरीबन 8 से 12% के बीच हो सकता है, लेकिन यहाँ हम ओवरऑल 8% ब्याज दर मान के चलेंगे। अगर बैंक के पास 1000 रुपये आ गए, बैंक किसी दूसरे को 8% ब्याज की दर से दे देता है। उस दूसरे आदमी को खुद की गाड़ी, घर या उससे कुछ भी खरीदना है तो वो बैंक से लोन लिया है। वह रुपया उस दूसरे आदमी के पास चले गए। वह दूसरा आदमी जब बैंक को 1080 रुपये देगा तो बैंक आपको 1040 रुपये देगा। यहाँ पर बैंक के लिए हो गया प्रॉफिट 40 रुपये का। साधारणतः इसी तरह काम करता है बैंक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, बैंक ने जो 1000 रुपये दूसरे आदमी को दिए और वो वापस न लौटाए या उसकी लोन देने की तारीख अभी तक आई नहीं है, लेकिन तुरंत आपको 1000 रुपये वापस निकालने हैं। बैंक के पास 1000 रुपये हैं ही नहीं, क्योंकि किसी भी कारण से वह दूसरा आदमी अपना लोन पे ही नहीं कर पाता है। इस स्थिति में आपके रुपये तो गए। ऐसी स्थिति बहुत जटिल होती है बैंकों के लिए। ऑब्वियसली किसी भी बैंक में एक जमा करने वाला या एक लोन लेने वाला तो होता नहीं है, बल्कि बहुत लोग होते हैं। लेकिन फिर भी हर एक बैंक ज़्यादातर अपने रुपये को जमा करके नहीं रखता, बल्कि उसे लोन में दे देता है लोगों को। इसलिए आरबीआई ने नियम बना रखा है, जितना भी रुपया डिपॉजिट कराए एक बैंक में, उसका कम से कम 4% रुपया बैंकों को कैश रिजर्व में रखना होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। आरबीआई सभी बैंकों का बॉस होता है और आरबीआई ही निर्णय करता है कि बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो कितना % होगा। समय के हिसाब से ये बदलती भी रहती है। कुछ समय पहले यह 3.5% थी, वर्तमान समय में यह 4% चल रहा है। इसके बाद होती है वैधानिक लिक्विडिटी अनुपात। आजकल ये रेशियो 18% पर चल रही है। ये वो रेशियो है जो आजकल आरबीआई बैंकों से कह रहा है कम से कम इतना % डिपॉजिट किया हुआ रुपया वहाँ रखना होगा जहाँ हम कह रहे हैं। कुछ जगह हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, रिजर्व सिक्योरिटीज, पीएसयू, स्टार्टअप में निवेश करते हैं। भारतीय बैंकों के लिए 4% प्लस 18% रुपयों का आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से रिजर्व में रखना जरूरी होता है। 78% बैंक उसका इस्तेमाल कर सकता है औरों को लोन देने में और अपने लिए प्रॉफिट कमाने में। लोन के इस डिफरेंट रेट से आप सोचेंगे ये भी ज़्यादा रेशियो नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जितना भी रुपया हमने बैंकों में जमा कर रखा है उसका 78% हिस्सा लोन देने में लग रहा है। अगर सारे कस्टमर एक ही बार में रुपये निकालना चाहे तो क्या बैंक फेल हो जाएंगे? इस स्थिति को बैंक रन कहा जाता है। किसी भी बैंक के लिए दुनिया भर में ये संभव नहीं हो पाएगा। किसी भी बैंक के पास ये सारा रुपया जो डिपॉजिट किया जाता है वो कैश में नहीं रखा रहता। लेकिन सच में ऐसा कभी होता नहीं है। इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, वो ये कि बहुत सारे लोन जो बैंक ने दिए हैं वो बैड लोन बन जाए। जिन्हें लोन दिए वो लोन वापस नहीं चुका पाए और फिर बैंक के पास रुपया नहीं बचता है अपने खाता धारकों को पे करने के लिए। ये कई बैंकों के साथ हो चुका है, जैसे पीएमसी बैंक के साथ, यस बैंक के साथ।
हालांकि अब स्थिति काबू में आ चुकी है, सरकार फिर भी कदम उठाती है इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए। इसी कारण ऐसी स्थिति में निकासी के लिए एक निश्चित लिमिट लगा दी जाती है कि महीने में या प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितना कैश निकासी कर सकता है। बैंक को कमाई का बहुत बड़ा सोर्स है ब्याज दर में अंतर, जो ब्याज दर बैंक आपको देता है और जो ब्याज दर लेता है। बैंक की कमाई का और भी सोर्स हैं, जैसे अलग अलग तरह के चार्ज से मिनिमम बैलेंस फी चार्ज की जाती है। फी और कमीशन से रुपये आते हैं जो सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दूसरा है जो निवेश बैंक करता है अलग अलग चीज़ों में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। और वहाँ से जो रुपये आते हैं बैंक के लिए, वो एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। बैंक की खर्चे की बात करें तो बहुत हद तक बैंक के कर्मचारियों को सैलरी देने में, नए ब्रांचेज खोलने में 40% से 50% तक खर्च हो जाते हैं। कुछ ऐसे काम करता है बैंकिंग का बिजनेस भारत में। अगर आप भी इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, आप भी खुद का बैंक खोलना चाहते हैं, तो आप भी यह काम कर सकते हैं। भारत के किसी भी आम नागरिक को इसकी इजाज़त है। आखिर एक प्राइवेट बैंक खोलना भी एक तरह का बिजनेस है। आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया है, बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, बैंकिंग सेक्टर किस तरह से ऑपरेट होता है, आपने ये सारी बातों को समझ लिया है। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ 500 करोड़ रुपए की। अगर आप खुद का एक प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हैं तो कम से कम इतना रुपया होना चाहिए। खैर, मेरे पास तो 500 रुपये ही हैं, इसलिए मैंने अब तक खुद का कोई बैंक खोलने के बारे में सोचा ही नहीं है। यदि आपके पास है तो आप खुद का बैंक खोलने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में आरबीआई का इजाज़त लेना भी अनिवार्य है, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का हेड होता है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।